आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर और आज हम पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड का ये चैप्टर द पूल। द पूल एक सुंदर कहानी जो लड़कों के बचपन से लेकर बड़े होने तक की है। ये पूल रस्किन बॉन्ड की ही एक और कहानी है जिसमें प्रकृति जीवन के कुछ यादगार लम्हों में लेखक के करीबी दोस्त और साथी भी है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें लेखक कहते हैं कि बारिश होने वाली थी। मैं बारिश की गतिविधियां हिमालय की तलहटी में देख सकता था, साथ ही मैं हवा में बारिश को सूंघ भी सकता था। कहने का मतलब है जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी से एक अच्छी ही सुगंध आती है। तो इसी बारे में लेखक बात कर रहे हैं। हालांकि घर की तरफ मुड़ने की बजाय मैंने अपना रास्ता उन पत्तियों और उन झाड़ियों के बीच से बनाया जो जंगल के रास्ते में उगे हुए थे। मुझे पहाड़ी के नीचे वाली जगह पर एक बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक पत्थर की चट्टान मतलब पत्थर की सतह से फिसलता हुआ एक छोटी सी घाटी में पहुंचा। घाटी क्या होती है? बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच की एक जगह। तो उस घाटी में पहुंचा जहां पर एक बहती हुई झरना था, या फिर हम बहती हुई धारा कह सकते हैं कि एक बहती हुई धारा थी जिसके पास छोटे छोटे पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर भी थे। मैंने अपनी सैंडल्स को उतारा और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। पानी उन चट्टानों से नीचे टपक रहा था, साथ ही उन पौधों से, उन घासी से, उन जंगली फ्लावर से भी टपक रहा था। ये हिल्स यानी ये चट्टानें एक तरफ से ऊंची थी, जिसकी वजह से ये छोटी सी गाड़ी परछाई के अंदर आ रही थी, यानी उसके ऊपर छांव आ रही थी। अब रॉक्स भी, यहाँ पर जो पत्थर थे वो बहुत ही स्मूथ थे, बड़े ही सॉफ्ट थे, कोमल थे। कुछ पत्थर तो ग्रे कलर के थे और कुछ येलो कलर के। एक छोटा सा झरना उन पत्थरों से नीचे गिर रहा था और एक गहरा तालाब बन रहा था, बिल्कुल एप्पल ग्रीन सेब की तरह। जब मैंने उस तालाब को देखा तो मैं मुड़ा और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा, क्योंकि मैं इस बारे में दूसरों को भी बताना चाहता था। फिर बारिश होने लगी, लेकिन बारिश होने की बावजूद भी मैंने कहीं पर भी रुककर अपने आप को छिपाने की जगह नहीं ढूंढी। मैं पूरे रास्ते भागता रहा। मेरे दो दोस्त हैं, अनिल एंड सोमी। अनिल जो कि एक भीड़ भाड़ वाली गलियों में रहता है, और ये जगह है देहरादून का एक दिलाराम बाजार। यहाँ पर जो अनिल है वो वाइल्ड है यानी आक्रामक है, लड़ाकू स्वभाव का है और बड़ा ही खतरनाक भी है, क्योंकि उसे अचानक ही उसका मूड चेंज हो जाता है। उसकी जो मांग है या फिर उसकी बिहेवियर है वो सब कुछ बदल जाता है। इसके विपरीत दूसरा दोस्त सोमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बड़े सारा सेंसिटिव, कोमल और दयालु स्वभाव का है, ठीक है, नम्र स्वभाव का। पर लेकिन दोनों में एक समानता है कि अनिल की तरह उसे भी मज़ा करना बहुत पसंद है, एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं उन दोनों से बड़ी क्लास में पढ़ता था, लेकिन जब भी एडवेंचर की बात होती, जब भी रोमांच की बात होती, तो हमें एक साथ दोनों तैयार रहते, हम सब तैयार रहते और यही एडवेंचर की बात को चूज़ करते, यानी चुनाव करते कि क्या एडवेंचर करना है। पर लेकिन जब वो एडवेंचर करने की बात कहती है तो मैं हड़बड़ाता, मैं मना करता एडवेंचर करने से। पर फिर भी इच्छा ना होते हुए भी मैं इनके साथ उस एडवेंचर में, उस रोमांच में इन्वॉल्व हो जाता। पर लेकिन जो ये तालाब खोजा था, ये मेरा खुद का खोजा हुआ तालाब था और मुझे इस बात पर गर्व था। सोमी ने हम सबसे कहा, सोमी ने मुझसे और अनिल से कहा कि हम इस तालाब को रस्टी पूल कहेंगे, और अनिल याद रखना इस तालाब के बारे में किसी और को पता ना चले। मुझे तो अब रस्किन बॉन्ड फिर से कहते हैं अपनी कहानी को याद करते हुए कि मुझे तो लगता है कि ये तालाब ही है जो हम तीनों को एक साथ लाया, ना कि कोई और चीज़। मतलब ऐसी और कोई चीज़ ऐसी बढ़कर नहीं है जो हम तीनों को एक साथ जोड़ती है। तो ये तालाब ही है जिसने हमें इतना अच्छा दोस्त बनाया। सोमी बहुत ज़्यादा बेस्ट स्विमर था, बहुत अच्छा तैराक था। वो पत्थर की चट्टानों पे छलांग लगाता और पानी के अंदर अंदर तैरता, जैसे कि कोई ग्रेस गोल्डन फिश हो, वो तैरती है पानी के अंदर। अनिल के लंबे लंबे पैर और लंबे लंबे हाथ थे, वो भी ऐसे ही छलांग मारता, पर लेकिन उसकी जो स्किल है तैरने की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं भी पत्थरों से छलांग लगा सकता था, पर लेकिन जब भी मैं छलांग लगाता तो पेट के बल पानी पे जा गिरता। अब आके कहते हैं रस्किन बॉन्ड कि वहाँ पर उस बहती हुई धारा में एक सिल्वर कलर की फिश भी थी। पहले तो हमने कोशिश की
फिशिंग लाइन से पकड़ने की, पर लेकिन ये मछलियाँ जल्द ही इस कला में निपुण हो गई, इस कला में इतनी बढ़िया हो गई कि वो बिना हुक में फंसे उस चारे को निकाल लेती थी और खा लेती थी, यानी हमारी पकड़ में मछलियाँ नहीं आ पाती थी। अगली बार क्या हुआ कि हमने एक बेड शीट लेके आए, एक बेड शीट जिसको हमने खोल कर उस बहती हुई धारा के एक किनारे लगा दिया, पर लेकिन फिर उसमें भी उसके पास भी नहीं पहुंचती, उस बेड शीट के पास भी नहीं पहुंचती। अचानक क्या हुआ, अनिल बिना बताए एक गन पाउडर की स्टिक ले आया। सोमी और मैं इस बात को देखकर जब घबरा चुके थे, जब हम दोपहर के समय आराम कर रहे थे, तब एक अचानक से फ्लैश की आवाज़ आई, तेज भयानक आवाज़ आई पानी से, जो शायद इतनी ज़्यादा भयानक विस्फोट की आवाज़ थी जो कानों को बहरा भी कर सकती थी। ठीक है, बहरा कर देने वाला विस्फोट की हमें आवाज़ हुई। आधे से ज़्यादा चट्टान, मतलब आधी चट्टान लगभग पूल में, तालाब में गिर चुकी थी और अनिल भी उसके साथ उसमें गिर पड़ा, पर लेकिन हम किसी तरीके से हमने अनिल को निकाल दिया और साथ ही हमें वहाँ पर हड़बड़ाती हुई कुछ मछलियाँ मिली। ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ मिल गई। अब इस एक्सप्लोजन की वजह से अनिल को एक और विचार आया। उसने सोचा कि हम इस तालाब को और बड़ा कर सकते हैं और इसके एक एंड में, एक किनारे में हम एक क्या बना सकते हैं, एक डैम बना सकते हैं। पर इसने ये जो काम किया इसको बड़ा करने का और इसमें एक डैम बनाने का, वो हम तीनों ने मिलकर एक साथ किया। पर लेकिन इस बारे में उसने मानसून सीजन में ही इस बारे में सोचा था। तो एक दिन क्या हुआ, पानी जो का बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो गया। पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो नीचे की तरफ बहता हुआ उस पानी की लहर के साथ वो नीचे की तरफ आया, उस पूरा डैम तोड़ दिया। डैम के तोड़ने की वजह से पूरी घाटी में पानी भर गया और हमारे कपड़े भी उसी बहते हुए पानी के साथ बहकर चले गए। फिर हमें पूरी रात तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि रात में ही अंधेरा हो सकता है और हम छिप कर अपने घर जा सकती है। सोमी को उस रात एक कोने में सड़क पर देख लिया गया, पर लेकिन उसने किसी तरीके से अपने आप को नागा साधु, ठीक है, नेक्ड साधु यानी नागा साधु की तरह होने की एक्टिंग की और फिर साथ में उनसे भीख भी मांगी और आखिरकार वो किसी तरीके से अपने घर के पीछे के दरवाजे से बचते बचाते हुए अपने घर के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब किसी की पहचान में आए बिना। और दूसरी गतिविधियाँ या जो दूसरी खेलकूद जो हम वहाँ पर किया करते थे वो थी रेसलिंग या फिर बफेलो राइडिंग, भैंसों की सवारी। हम रेसलिंग एक रेत के एक चादर पर किया करते थे। रेत की चादर कहने का मतलब है कि उस बहती हुई लहर के पास, बहते हुए जो स्ट्रीम था उसके पास में रेत जमा हुआ था और उसी पर हम रेसलिंग किया करते थे। और वहाँ पर कुछ बफेलो भी आया करती थी पानी पीने के लिए समय समय पर, कभी कभार, और हम जब उन्हें देखते तो वो कीचड़ में सनी हुई होती थी। हम उन बफेलोस पर सवारी किया करते, उनको लात मारते सवारी करके और उन पर चिल्लाते और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करते, पर किसी भी तरीके से हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाते। हालांकि वो अपने पीठ के बल लेट जाते और हमें अपने पीठ पर बैठाकर ही किसी कीचड़ वाले दलदल में ले जाते। पर लेकिन ऑफ कोर्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने कीचड़ में सनी हैं, क्योंकि वहाँ पर तालाब होता जिसमें हम डुबकी लगाकर या फिर डाइव करते हुए अपनी इस कीचड़ से छुटकारा पा लेते। अगर ये मुमकिन होता कि हम रात के समय में भी किसी के नज़रों में आए बिना तालाब तक पहुँच जाते, तो हम रात के समय में भी चांद की रोशनी में वहाँ पर नहाया करते। हम वहाँ पर जब नहाते, ठीक है, वहाँ पर नहाते तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती थी उस जंगल में। ऐसा लगता था कि जो सारी नेगेटिविटी है वो बिल्कुल दूर हो रही है, सारी थकान मिट गई है। पर लेकिन सोमी भी कभी कभार गाना गाने लगता और उस गाने गाते वक्त हम क्या करते, हम दोनों यानी लेखक और साथी अनिल, रेड लॉन्ग फिंगर्ड पोसेंटिस, ये जो भी नाम है ये एक फ्लावर का नाम है। ठीक है, रेड कलर का एक फ्लावर है जिसको उस पानी की लहर पर हम बहाया करते, उस स्ट्रीम पर बहाया करते। फिर आगे लेखक टॉपिक को चेंज करते हुए बताते हैं कि मुझे याद नहीं कि हम एक दूसरे से कब अलग हो गए। हमने इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया उस समय। हमें इस बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम अलग हो रहे हैं और हम तालाब को छोड़ रहे हैं। करीबन 1 साल बाद सोमी ने अपनी मैट्रिकुलेशन पास की, यानी 12th क्लास पास करी और फिर मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली।
मैंने उसे 1 साल बाद देखा तो उसके चेहरे पर 1 साल पहले देखा तो उसके चेहरे पर दाढ़ी आई हुई थी, और वो बिल्कुल जो दाढ़ी थी बिल्कुल ऐसी थी जैसी मिलिट्री मैन की होती है, बहुत ही भयानक दाढ़ी। जल्द ही सोमी भी चला गया, और उसके बाद सोमी के जाने के बाद अनिल और उसका परिवार भी टाउन छोड़कर, उस नगर को छोड़कर चला गया। अब फिर उसके बाद मैंने उनको दोबारा नहीं देखा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, मैंने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे वाइल्ड लोग, मतलब वाइल्ड दोस्त जो हैं, जो इतने आक्रामक, इतने लड़ाकू हैं कि वो किसी तरीके से इस तरीके के किसी ऑक्यूपेशन में लग भी सकती हैं। ऐसी कोई कल्पना मैंने की भी नहीं थी। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त ऐसे ऐसे कामों में लग जाएंगे, मतलब इतने बड़े हो जाएंगे। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ, जो बचपन में इतने ज़्यादा वाइल्ड यानी इतने लड़ाकू, इतने झगड़ालू ऐसे होते हैं बच्चे, वो आखिरकार बड़े होने पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाते हैं, एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं। फिर आगे राइटर पूछते हैं कि आखिर तालाब का क्या हुआ। तो इसके बारे में बता दूं कि करीबन 4 साल के लंबे समय बाद मैं पिछले हफ्ते ही उस तालाब पर गया। पहले तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मुझे पाया कि जो रेवाइन थी वहाँ पर और जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर थे वहाँ पर अभी भी रेवाइन है और पत्थर हैं, पर लेकिन वहाँ पानी नहीं है। शायद उस पानी की जो लहर थी, ठीक है, पानी की जो धारा थी, शायद उसने अपना रास्ता बदल लिया। जैसे कि हम अब अलग अलग हो चुके हैं, वैसे ही शायद पानी की उस धारा ने अपना रास्ता बदल लिया। मुझे बड़ी ही निराशा हुई ये देखकर। मेरे दिल में एक दर्द पहुंचा। मुझे बड़ी ही दुखी महसूस हो रहा था कि आखिरकार यहाँ से तालाब चला गया। लेकिन मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गया था कि मुझे फिर से पानी की बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही कुछ बच्चों के चिल्लाने की। फिर मैंने अपना रास्ता को मोड़ते हुए जंगल की तरफ अपना रास्ता धकेल लिया, मतलब अपने रास्ता जंगल की तरफ मोड़ लिया। मैंने पाया कि एक और पानी की धारा, जिससे एक और पुल बन रहा था, और उसमें हाफ डजन यानी 6 बच्चे जो हैं उसमें छलांग लगा रहे थे पानी में। उन बच्चों ने मुझे तो नहीं देखा, राइटर कह रहे हैं, उन बच्चों ने मुझे तो नहीं देखा, पर लेकिन पेड़ की छाँव में मैं उन बच्चों को खेलते हुए देख सकता था। मैं एक पेड़ की छाँव में था और उन बच्चों को खेलते हुए देख सकता था। बट लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं देख रहा था, मैं तो देख रहा था सोमी और अनिल को, और साथ ही उन लेजी ओल्ड बफेलो को। यानी कहने का मतलब ये है कि लेखक यहाँ पर दूसरे बच्चों को तो देख रही हैं, पर लेकिन उनको देखते देखते अपने मन में अपने दोस्तों और उन बफेलोस की कल्पना कर रहे हैं, यानी पुराने दिनों की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों में अपने आप को और अपने दोस्तों को देख रहे हैं। आई स्टूड देयर फॉर नियरली एन आवर, कि यहाँ पर मैं करीबन 1 घंटे तक खड़ा रहा। लाइक अ स्पिरिट, जैसे कोई आत्मा खड़ी हुई हो। रोम्पिंग अमेन इन द सेलो ऑफ द सीक्रेट पूल, जैसे कि कोई अंतरूनी आत्मा या फिर कोई भी चीज़ जो है अपने उस रहस्यमय तालाब में, फिर से उस खाली तालाब में दोबारा से उछल कूद कर रही हो। यानी उनका वो कहना चाहती हैं कि जैसे मैं वहाँ पर 1 घंटे तक खड़ा रहा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मन अभी भी उस खाली सा जो पूल अभी भी पड़ा है हमारा, मैं अभी भी उसमें कूदना चाहता हूँ, छलांग लगाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिख कर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।